हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल प्रतियोगिता संग्रह में स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम कुछ नया लेकर आए हैं हिंदी टेस्ट पेपर। इससे पहले अपन SST पार्ट कंप्लीट कर रहे थे, जिसमें फर्स्ट यूनिट के 3 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं और आज हिंदी टेस्ट पेपर 1 है। फ्रेंड्स, आप टेस्ट देकर अपना आकलन करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। ओके फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? सबसे पहले अपन जान लें कि तत्सम तद्भव क्या कहलाते हैं। तो शब्द के उत्पत्ति के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। शब्द को उत्पत्ति के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। 4 भाग कौन कौन से हैं? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तत्सम संस्कृत के रूप होते हैं, उसका विकृत रूप हिंदी रूपांतरण तद्भव होता है, और देशज और विदेशज जिनकी उत्पत्ति देसी भाषाओं में हुई है उस देशज, और जिनकी उत्पत्ति विदेशी भाषाओं में जैसे इटली, फ्रेंच, चीन वगैरह वो विदेशी भाषाएं हुई। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है तद्भव यानी हिंदी रूप कौन सा है? त्रिकुटी आपका तत्सम है, प्रभु तत्सम, नाथ तत्सम। तो खेत यहाँ जो है ये तद्भव है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से विदेशी शब्द नहीं है। निम्न में से विदेशी शब्द नहीं है। यहाँ पर 3 विदेशी शब्द हैं और एक देसी शब्द है। फ्रेंड्स, नहीं हाँ का ज़रूर ध्यान रखें। सबसे पहले अंडरलाइन करें, गलती यहाँ से होती है, इसलिए नहीं हाँ को ज़रूर अंडरलाइन करें। उटपटांग, मूछ, कबड्डी, झगड़ा। तो यहाँ पर आंसर बी मूछ होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से तत्सम शब्द है। निम्न में से तत्सम शब्द है यानी संस्कृत शब्द को पूछा जा रहा है। यहाँ पर तत्सम अभी मैंने बताया था कि शब्द की उत्पत्ति के आधार पर 4 भेद होते हैं। तो यहाँ पर तत्सम पूछा जा रहा है। जलद, बादल, हवा, पानी। जलद, बादल, हवा, पानी। तो यहाँ पर आंसर होगा जलद। बादल का संस्कृत रूप है, तो यहाँ पर तत्सम क्या होगा? जलद। अब विलोम से रिलेटेड है, ऋजु का विलोम शब्द क्या है? आपको फ्रेंड्स यहाँ पर जो व्याकरण या पेडागोजी जो है वो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग कराए जाएंगे। तो आपके सिलेबस में विलोम, तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची सब कुछ है। तो आप अपने सिलेबस को एक बार ज़रूर चेक करें और आप अपना आकलन खुद करें कि क्या सचमुच सही पढ़ाया जा रहा है, क्या सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाया जा रहा है या सिलेबस के इतर पढ़ाया जा रहा है। तो ऋजु का विलोम शब्द क्या है? ऋजु का विलोम शब्द वक्र। ऋजु का विलोम शब्द वक्र होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, इनमें से आकाश का पर्यायवाची। यहाँ पर आकाश का पर्यायवाची पूछा जा रहा है। आकाश का पर्यायवाची शब्द पूछा जा रहा है। सर, वाशो, व्योम, उत्पल। इसका आंसर होगा व्योम। क्वेश्चन नंबर 6 है, इनमें से कौन सा शब्द स्त्री का पर्यायवाची नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द स्त्री का पर्यायवाची नहीं है? इनमें से 3 है जो स्त्री का पर्यायवाची है और एक है जो स्त्री का पर्यायवाची नहीं है। पानी, वनिता, ललना, कामिनी। इसका आंसर होगा पानी। क्वेश्चन नंबर 7 है, लाघव चिन्ह का प्रयोग होता है। लाघव चिन्ह का प्रयोग होता है। फ्रेंड्स, आपके नया टॉपिक जुड़ा है विराम चिन्ह। पिछले साल से 2021 में भी ये विराम चिन्ह जुड़ा था, तो आप इसे ज़रूर पढ़ कर जाएं। एक प्रश्न जरूर आएंगे इसमें से। लाघव चिन्ह का प्रयोग होता है उद्धरण के लिए, बड़े अंश का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए, त्रुटि सुधार के लिए, अभिवादन के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर लाघव चिन्ह का प्रयोग बड़े शब्द का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए होता है। जैसे अपन लिखते हैं डॉक्टर, डॉक्टर लिखते हैं ना, तो डॉक्टर के लिए जो हमने ये लगाया बिंदु, बड़े नाम को संक्षिप्त रूप करने के लिए,
प्रोफेसर, तो हमने प्रोफेसर के आगे ये जो लगाते हैं लाघव बिंदु, तो यही होता है लाघव चिन्ह जो बड़े अंश को संक्षिप्त रूप करता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, द्वंद्व समास के दोनों पदों के बीच किस चिन्ह का प्रयोग होता है? द्वंद्व समास के दोनों पदों के बीच किन चिन्ह का प्रयोग होता है? सबसे पहले समझ लें फ्रेंड्स कि समास कितने होते हैं। समास 6 होते हैं। और द्वंद्व समास में क्या होता है? उल्टा, जिसमें विपरीत रूप होते हैं, जैसे माता पिता, भाई बहन, दिन रात। ये द्वंद्व जो उल्टा होता है, विपरीत होते हैं, उसके बीच में जो ये लगा होता है उसे क्या कहते हैं? जैसे लाभ हानि। तो ये क्या है? इसे क्या कहते हैं? योजक चिन्ह। इसे क्या कहते हैं? जो द्वंद्व समास के दोनों पदों के बीच में जो चिन्ह जिस चिन्ह का प्रयोग होता है उसे योजक चिन्ह कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, अर्थ के आधार पर वाक्य का कौन सा भेद इसमें से नहीं है? अर्थ के आधार पर यहाँ पर अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसमें अर्थ के आधार पर कौन सा भेद नहीं है? विस्मयादि बोधक, विधानार्थक, मिश्र या प्रश्नवाचक। तो अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं जिसमें मिश्र वाक्य नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 10 है, मुहावरे का प्रयोग से बने वाक्य में से किसी में से सही विकल्प चुनिए। मुहावरे के प्रयोग से बने वाक्य में से सही विकल्प को चयनित करना है। राम तो अपनी अकल का दुश्मन है। राम तो अपनी अकल का दुश्मन है, उसकी मेहनत पर पानी गिर गया। वह अपनी माँ की आँख का चांद है, तेरी शरारत से मेरी सांस में दम आ गया। तो यहाँ पर राम तो अपनी अकल का दुश्मन है, ये सही होगा। बाकी को भी देख लेते हैं। उसकी मेहनत पर पानी गिर गया नहीं, पानी फिर गया। वो अपनी माँ की आँख का चांद नहीं, तारा है। और तेरी शरारत से नाक में, सांस में नहीं, नाक में दम आ गया। तो फ्रेंड्स मुहावरे को जरूर देखें, एक प्रश्न जरूर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, वह विधि जिसका प्रयोग चारों भाषाई कौशलों के विकास हेतु किया जाता है। वह विधि, यहाँ पर अब पेडागोजी पार्ट आ गए हैं। 10 हमने व्याकरण कंप्लीट कर लिया है, ये पेडागोजी पार्ट है। तो वह विधि जिसका प्रयोग चारों भाषाई कौशलों के विकास हेतु किया जाता है। दूरस्थ विधि, द्विभाषी विधि, अनुकरण विधि और सूत्र विधि। फ्रेंड्स चारों भाषाई कौशल जरूर जान लें कि कौन होते हैं। LSRW। LSRW इसका हिंदी रूपांतरण है सुबोपली, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। जैसे LSRW। तो इन चारों भाषाई कौशलों का विकास से संबंध पूछा जाता है कि किसके द्वारा होता है। दूरस्थ विधि, द्विभाषी विधि, अनुकरण विधि, सूत्र विधि। तो इसका आंसर होगा अनुकरण विधि। क्योंकि फ्रेंड्स अपन किसी की बातें को सुनकर अपन अनुकरण करके सीखते हैं, फिर बोलते हैं, उनका अनुकरण करते हुए फिर लिखते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर लिखते हैं। तो अनुकरण विधि है जिसमें चारों भाषाई कौशलों का विकास किया जाता है। फ्रेंड्स सिर्फ क्वेश्चन ना करें, क्वेश्चन के साथ साथ चीज़ों को समझें, कीवर्ड पकड़ें, इससे आपके क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, पढ़ना सीखने के लिए साहचर्य प्रणाली का निर्माण किसने किया था? फ्रोबेल, मोंटेसरी, जॉन डीवी या मेंजिल। तो फ्रेंड्स खेल विधि आपको जानता है कि फ्रोबेल ने खेल विधि का किया था। जॉन डीवी जो प्रजातांत्रिक शिक्षा प्रणाली के होते हैं, जो उन्होंने त्रिध्रुवी प्रक्रिया बताया, इसका आंसर होगा मोंटेसरी, जिन्होंने एक साहचर्य प्रणाली और मोंटेसरी प्रणाली दोनों को विकास किया है। तो पढ़ना सीखने के लिए पूछा जा रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर मोंटेसरी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रोजेक्ट शिक्षण विधि में
प्रोजेक्ट शिक्षण विधि किससे संबंधित है? प्रोजेक्ट शिक्षण विधि किससे संबंधित है? फ्रोबेल, जॉन डीवी, आर्मस्ट्रॉन्ग या मॉन्टेसरी? तो फ्रोबेल अभी हमने बताया था कि खेल विधि से संबंधित है, आर्मस्ट्रॉन्ग आपकी खोज विधि, मॉन्टेसरी विधि और साहचर्य विधि, और जॉन डीवी। फ्रेंड्स, प्रोजेक्ट विधि जॉन डीवी और किलपैट्रिक से संबंधित है, तो इसका आंसर होगा जॉन डीवी। विचारधारा जॉन डीवी ने दिया था और इसे विकसित किया था किलपैट्रिक ने। इस बात को जरूर ध्यान रखें फ्रेंड्स, ये प्रोजेक्ट विधि बहुत इंपॉर्टेंट है और सिर्फ हिंदी के लिए ही नहीं, सारे आपके टीचिंग मेथड जो भी आपके आएंगे, आपका पर्यावरण हो या आपके मैथ हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, एसएसटी हो, सभी में ये शिक्षण विधि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14 है, अनुवाद विधि किस सिद्धांत का पालन करती है? अनुवाद विधि किस सिद्धांत का पालन करती है? ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, विशेष से सामान्य की ओर। तो अनुवाद विधि में किस क्या होता है? पहले ज्ञात से अज्ञात की ओर। इसका आंसर होगा ज्ञात से अज्ञात की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्याकरण अनुवाद विधि किसे कहा जाता है? व्याकरण अनुवाद विधि किसे कहा जाता है? प्रत्यक्ष विधि को, रचना अनुवाद विधि को, सैनिक विधि को या व्याख्यान विधि को? तो इसका इंग्लिश नाम है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ये इसका होगा रचना विधि को हम व्याकरण अनुवाद विधि कहते हैं, ग्रामर जीटी मेथड, जिसे इंग्लिश में जीटी मेथड। तो रचना अनुवाद विधि को व्याकरण अनुवाद विधि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, हर्बर्ट उपागम के पद कितने बताए थे? हर्बर्ट उपागम में कितने पद बताए गए थे? 3, 4, 5 या 6? इसका आंसर होगा पंचपदी। हर्बर्ट के उपागम को क्या कहते हैं? पंचपदी। तो इसमें 5 उपाय बताए गए थे, उपागम बताए गए थे। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य क्या है? फ्रेंड्स, आपने बीएड किया होगा, बीएसटीसी किया होगा, तो उसमें प्रस्तावना प्रश्न पूछे जाते हैं बच्चे को उत्तेजित करने के लिए कि बच्चे बता पा रहे हैं, और नए पाठ, पुराने पाठ को नए पाठ से जोड़ने के लिए हम प्रस्तावना प्रश्न पूछते थे। और उसका जो अंतिम प्रश्न होता था समस्यात्मक प्रश्न, जो बच्चे को और जानने की इच्छा के लिए जागरूक करता था। तो प्रस्तावना होते हैं, उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य कथन करना, प्रस्तुतिकरण करना, नवीन ज्ञान ग्रहण करने हेतु तत्पर करना या सामान्यीकरण करना। तो इसका आंसर होगा नवीन ज्ञान ग्रहण करने हेतु तत्पर करना। इसका प्रस्तावना इसलिए तो पूछा जाता है कि जो आप बच्चे के पास कितना नॉलेज है और उससे जोड़ते हुए हम कुछ नया ज्ञान उसे क्या दे सकते हैं। तो जब हम प्रस्तावना पूछते हैं बच्चों से, तो उन्हें तत्पर करते हैं कि वो जानने की इच्छुक हों कि आगे और क्या आने वाला है। तो प्रस्तावना इसलिए पूछी जाती है कि नवीन ज्ञान ग्रहण करने से उन्हें तत्पर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, शिक्षा का उद्देश्य क्या है? शिक्षा का उद्देश्य क्या है? अच्छा नागरिक बनाना, ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना जो समाज के लिए उपयोगी हो, व्यवहारिकता का निर्माण करना या उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स, आप ये बिल्कुल इजी प्रश्न है। आपको पता होगा कि अगर हम शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं तो अच्छा नागरिक बनकर अपने समाज को में अच्छे नागरिक बनकर हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। अपने देश के बारे में, सबके बारे में सोच सकते हैं, अच्छा संबंध बना सकते हैं। फिर ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना जो समाज के लिए उपयोगी हो। अच्छे व्यक्ति बनेंगे तो समाज के लिए उपयोगी बना, फिर किसी के दुष्कर्म हो, किसी के निर्माण करने के बजाय कुछ गलत करें तो सही नहीं है। तो शिक्षा ही हमें बताती है कि क्या गलत है, क्या सही है। तो समाज के लिए उपयोग बनाने में व्यवहारिकता का निर्माण करना, व्यवहारिकता, अब किसी से संबंध व्यवहार कैसे बनाने हैं, तो सब कुछ हमें शिक्षा ही सिखाती है। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। फ्रेंड्स, पहले ऑप्शन पढ़कर आंसर टिक ना करें, पूरे ऑप्शन को ध्यान से पढ़ें और ज़रूर देखें कि कौन कौन से पॉजिटिविटी। ज़्यादातर पेडागोजी करने में एक बात का जरूर ध्यान रखें, पॉजिटिव थिंकिंग रखें और बच्चे के अकॉर्डिंग बच्चे को सेंटर में रखकर सोचें, तो आपके ऑप्शन बिल्कुल अपने आप सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है। सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद क्या होता है? प्रतिपुष्टि, शिक्षण, योजना बनाना या प्रस्तावना। तो आपने टीचिंग
जो सेक्शन पढ़ा होगा माइक्रो टीचिंग, जिसमें पहले योजना बनाया जाता था, फिर शिक्षण करवाए जाते थे, फिर प्रतिपुष्टि दी जाती थी, फिर पुनः योजना, फिर पुनः शिक्षण, पुनः प्रतिपुष्टि। तो इसके जो चक्र चलते थे ऐसे। तो इस पर शिक्षण में जो माइक्रो टीचिंग होता है तो उसका प्रथम पद होता है योजना बनाना। सूक्ष्म शिक्षण ही क्यों, अगर किसी चीज़ का हम कुछ भी शिक्षण का आधार बनाते हैं तो हम सबसे पहले योजना बनाते हैं। कोई भी सपोज करो कि अपन घर में भी कुछ काम करते हैं तो सबसे पहले योजना बनाते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, कैसे कितने पैसे लगेंगे, क्या होंगे। तो पहला पद होता है योजना बनाना। तो ये सूक्ष्म शिक्षण के चक्र का प्रथम पद होता है योजना बनाना। क्वेश्चन नंबर 20 है, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। यह कहने वाले कौन थे? जॉन डीवी, ब्लूम, एडम्स या किलपैट्रिक। तो शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया किसने बताया था? एडम्स ने बताया था। और शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया किसने बताया था? जॉन डीवी ने। तो इसका आंसर होगा जॉन डीवी। प्रजातांत्रिक शिक्षा का भी वर्णन करने वाले जॉन डीवी थे। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें और अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। और अपनी तैयारी को जांचें परखें, तैयारी जारी रखें। और भी क्वेश्चन आते रहेंगे। अभी हमने हिंदी टेस्ट सीरीज शुरू की है, फिर साइकोलॉजी के बारे लाएंगे और अपना SST पार्ट भी चलता रहेगा। ओके फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।